अब यही परमिबिलिटी की हम बात करते हैं एज पर डार्सीज लॉ। यही परमिबिलिटी की बात करते हैं एज पर डार्सीज लॉ। डार्सी क्या बोलता है, मैंने तो आपको सिंप्लीफाइड वे में बताया, आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन सिंप्लीफाइड वे, पर डार्सी इसको अलग तरीके से बताता है मैथमेटिकल टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में। क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, in a saturated soil mass in laminar flow condition, rate of flow through the medium per unit area is directly proportional to hydraulic gradient। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है डार्सी, कि अगर सैचुरेटेड सॉइल मास है और लेमिनार फ्लो कंडीशन है तो रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे हम किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। सो अब कैसे आई ये चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, rate of flow per unit area, so rate of flow per unit area, discharge per unit area यानी velocity, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसने बोला वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्लियर है चीज, तुम्हारी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अब मुझे निकालनी है परमिबिलिटी, तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट लगा दिया परमिबिलिटी, या आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आई। तो परमिबिलिटी बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बोल दो, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मतलब के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, के की वैल्यू निकल के आ गई वी बाय आई। तो के की वैल्यू आ गई वी बाय आई। तो अगर मैं बोलूँ इफ आई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब के किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो और वी क्या होता है हमारा, क्यू बाय ए। अब पढ़ लो। सो अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ फॉर सैचुरेटेड सॉइल मास, सॉइल सैचुरेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्लो हमारा लेमिनार होना चाहिए, फ्लो शुड बी लेमिनार। इसमें रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर यूनिट ही है लिखा हुआ है, तो परमिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया के बराबर हो जाएगी। अब इसमें एक नई टर्म आई, अब न्यू टर्म इज बीइंग इंट्रोड्यूस। न्यू टर्म क्या है इसके अंदर, न्यू टर्म है इसके अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो सवाल ये बनता है कि ये यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। इस बात को समझने के लिए वी शुड नो व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। पानी ने कितनी हाइड्रोलिक हेड लूज करी, हेड का मतलब एनर्जी है, टू द लेंथ ऑफ फ्लो, सो टू द लेंथ ऑफ फ्लो। इस बात को समझने के लिए मैंने डायग्राम बना के दिया हुआ है आपको। पानी फ्लो करके आया पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। पानी फ्लो करते हुए दिखा रखा है आपको, सॉलिड दिखा रखे हैं और वॉइड्स दिखा रखे हैं। पॉइंट 1 पे हमने क्या निकाला, पीजोमीटर में पानी का लेवल निकाला, क्या बता देगा आपको, प्रेशर हेड H1। पॉइंट 2 पे पीजोमीटर में पानी का लेवल निकाला, कितना निकाला, H2, क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों का डेटम हेड सेम। तो आप बोल सकते हो पानी का लेवल इन पीजोमीटर 1 इज हाइड्रोलिक हेड 1, पानी का लेवल इन पीजोमीटर 2 इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हेड 2। दोनों में डिफरेंस क्या बता देगी आपको, हाइड्रोलिक हेड लॉस बता देगी, जो डायरेक्टली मार्क्ड है डायग्राम के अंदर। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हुई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हुई हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो। अब लेंथ ऑफ फ्लो क्या दिखा रखी है, अंदर देखो पानी चल रहा है एल डैश। अब क्योंकि लेंथ ऑफ फ्लो एक्चुअली निकाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेंथ ऑफ फ्लो एक्चुअली निकाल पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, हम इसको लेंथ ऑफ मीडियम के बराबर मान लेते हैं। वी अज्यूम इट इक्वल टू लेंथ ऑफ द मीडियम। तो एल डैश को हम एल मान लेते हैं, पर एक्चुअल में ये एल डैश है यहाँ पे। सो एल डैश इज ग्रेटर देन एल, बट अज्यूम हम मान लेते हैं कि एल डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एल है। तो हम लेंथ ऑफ फ्लो को लेंथ ऑफ मीडियम मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, इट इज नॉट द केस। तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर चीज, चलें आगे। शैल वी कंटिन्यू, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स हैंग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब अगली बात इसके अंदर, जो वेलोसिटी हमें डार्सी ने बताई है, पीछे लिखी थी वेलोसिटी इज इक्वल टू के आई, ये लिखा हुआ ऊपर, ये लिखी हुई। तो जो वेलोसिटी हमें डार्सी ने बताई, दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती है फ्लो की। क्यों एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती फ्लो की, जरा चेक करना। हमने ये मान लिया कि पूरा का पूरा पानी कहाँ से पास कर रहा है, टोटल एरिया से पास कर रहा है, एरिया ऑफ सॉइल से पास कर रहा है। So we have assumed that the water is flowing through the total cross section area, जबकि एक्चुअल में क्या करता है, एक्चुअल में पानी पास करता है वॉइड्स में से। इन एक्चुअल वाटर पासेस थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, नॉट थ्रू द टोटल एरिया। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको। इसका मतलब आपने एरिया को एक्चुअल एरिया से ज्यादा मान लिया, तो आपकी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से कम आएगी, क्योंकि डिस्चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए डार्सी में जो वेलोसिटी थी उसके अलग अलग नाम निकाले गए। देखो इतने सारे नाम लिखे हो, देयर आर सेवरल नेम्स व्हिच आर बीइंग गिवन टू द वेलोसिटी प्रपोज्ड बाय द डार्सी। अब कौन कौन से नाम दिए हुए, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज एवरेज वेलोसिटी, और दे आर टर्म्ड एज डिस्चार्ज वेलोसिटी, या सुपरफिशियल वेलोसिटी, या वर्चुअल वेलोसिटी, या मैक्रोस्कोपिक वेलोसिटी। ये सारे अलग अलग नाम है किसके, velocity proposed by Darcy, because it is not the actual velocity of flow, it is the average velocity of flow। actual velocity से कम है ये, क्योंकि आपने एरिया एक्चुअल से ज्यादा माना है। इस बात को समझने के लिए आपको डायग्राम भी बना के दिखा रखा है। आपने अगर एरिया ए माना तो वेलोसिटी वी है, एक्चुअल में एरिया मुझे क्या लेना है, एरिया ऑफ वाटर लेना है, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी मुझे, सीपेज वेलोसिटी। तो पानी तो वॉइड से पास कर रहा है ना, ये है वॉइड्स। सॉलिड से थोड़ी ना पास कर सकता है पानी, वाटर कैन नॉट पास थ्रू दी सॉलिड्स, तो पानी सॉलिड से तो पास नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि भैया डिस्चार्ज तो उतना ही मिलेगा, डिस्चार्ज में तो कोई चेंज नहीं है। आप एरिया लो ए तो वेलोसिटी मिलेगी वी, अगर आप एरिया ऑफ वाटर ले लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि आपने जो एरिया कंसीडर किया वो बहुत ज्यादा है एरिया ऑफ वाटर से, यानी आपने जो वेलोसिटी बताई वो बहुत कम है किससे, सीपेज वेलोसिटी से। इट इज मच लेस देन सीपेज वेलोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सीपेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशनशिप। ये रही रिलेशनशिप, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय ईटा इनटू एस। अब फिर से डायरेक्टली रिलेशनशिप लिख दी है, मैं बोल दूं रट लो, वो मुझसे होता ही नहीं है, इसको डिराइव करूंगा 2 मिनट लगेंगे। कैसे 2 मिनट लगेंगे, तो हम बोल सकते हैं सीपेज वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एरिया ऑफ द सॉइल टू द एरिया ऑफ वाटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। इसको हम बोल देंगे लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से मल्टीप्लाई किया। पीछे हमने बोला था कि एल एल डैश के बराबर है, एल एल डैश के बराबर है एरिया ऑफ द सॉइल टू द लेंथ ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, एरिया ऑफ द वाटर इनटू लेंथ थ्रू विच द वाटर इज फ्लोइंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं आया, मैंने पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दिया, चेक कर लो आ गया रिजल्ट निकल के। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकते हो इसको। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इस पोरोसिटी। तो क्या रिलेशनशिप आई, 1/s इंटू ईटा, तो ये रिलेशनशिप लिखी हुई है। तो हम बोल सकते हैं सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय ईटा एस। तो आपकी जो रियल वेलोसिटी है, या जो एक्चुअल वेलोसिटी है, या जो सीपेज वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय ईटा एस। अब वो एक अलग बात है, अगर आप डार्सीज लॉ अप्लाई कर रहे हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 1 है। डार्सीज लॉ एप्लीकेबल सैचुरेटेड सॉइल के लिए, तो हम बोल देंगे सॉइल इज सैचुरेटेड, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। क्लियर है। तो ये हमारी सीपेज वेलोसिटी आ गई निकल के, दिस इज अवर सीपेज वेलोसिटी। तो डार्सी ने एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बताई थी, डार्सी ने हमें एवरेज वेलोसिटी बताई थी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू k इंटू आई, तो आप ये भी बोल सकते हो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू kp इंटू आई। k क्या था, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, kp क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। इसका मतलब ये हुआ जो रिलेशनशिप सीपेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में थी, क्या रिलेशन थी, सीपेज वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय ईटा इनटू एस इज इक्वल टू kp i अपॉन ki। तो जो रिलेशनशिप सीपेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में थी, और वही रिलेशनशिप किस में आ गई, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में आ गई, ये लिखी हुई रिलेशनशिप। अगर s की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगी। सो विल से इफ s इक्वल्स टू 1, दिस इज द रिलेशनशिप। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको रेट ऑफ फ्लो बताएगा करस्पॉन्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी, पर कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन आपको रेट ऑफ फ्लो बताएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेलोसिटी। नीचे फिर आपको नोट दिया कि भैया डार्सीज लॉ वैलिड नहीं है,
ग्रेवल के लिए फॉर डार्सीज लॉ टू बी वैलिड लेमिनार फ्लो होना चाहिए, और ग्रेवल के अंदर फ्लो टर्बुलेंट होता है. इन ग्रेवल द फ्लो इज टर्बुलेंट, तो उसमें काम नहीं करती है डार्सीज लॉ हमारी. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा सवाल आ गए, बढ़िया सवाल आ गए इतना जल्दी. देखो भैया सवाल देख लेते हैं. बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन सॉइल, द फॉर्मर इज ऑलवेज हायर, द लेटर इज हायर, एनी वन में बी हायर. फॉर्मर इज ऑलवेज हायर. सीपेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. अब ये सवाल पूछा हुआ है, तो बता दिया पीछे. तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से. नेक्स्ट, if the void ratio and discharge velocity for the soil is 0.5 and 6 into 10 raised to power minus 7 meter per second respectively, what is the value of seepage velocity? निकाल सकते हैं seepage velocity की वैल्यू. seepage velocity is average velocity by porosity. एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7. पोरोसिटी नहीं, पोरोसिटी हो जाएगी ई अपॉन 1 प्लस ई. पोरोसिटी हो जाएगी ई अपॉन 1 प्लस ई. तो 6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 0.5, इसका मतलब क्या हुआ? 3, 18. सो 18 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7. सो इट कम्स आउट टू बी 18. 3 किसका आ रहा है? ये गलत निकाला क्या मैंने? तो 6 इंटू 3 18 हो गया ना. 18 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7. 12 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7. अच्छा भैया बढ़िया है. चले आगे. सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि परमिबिलिटी निकाली कैसे जाती है. हाउ कैन वी कैलकुलेट द परमिबिलिटी ऑफ दिस वन. बहुत सारे तरीके हैं परमिबिलिटी निकालने के लिए. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल. जैसे अगर मैं 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूं, एक है लैब मेथड, दूसरा है हमारे पास फील्ड मेथड, तीसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप को यूज करते हैं. So in order to find the permeability, several methods are available, like laboratory method, like field method, or like indirect method in which we use empirical relationship. Now if I talk about lab method, the first of the lab method available, पहला जो lab method available है इसको हम बोलते हैं constant head method. क्यों ये नाम रखा है? इसके नाम में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे head को हम constant बना के चलते हैं. We maintain the head to be constant here. कुछ छोटी बातें इसके लिए ध्यान रखनी है. जैसे ये मेथड काम करेगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए काम नहीं करेगा. अभी रीजन मैं आपको पीछे बता दूंगा. इसका अगर सेटअप देखोगे, ये इसका सेटअप है. दिस इज द सेटअप ऑफ दिस. करते क्या है इसके अंदर? व्हाट वी डू, वी मेंटेन द हेड ऑफ द वाटर टू बी कांस्टेंट. ये हमारी सॉइल सैंपल है जिसका एरिया ए रखा हुआ है. एरिया इज केप्ट टू बी ए. लेंथ ऑफ फ्लो एल है. हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग इज स्मॉल एच. जिस लेंथ के अंदर पानी फ्लो कर रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? स्मॉल एच बोल देंगे. दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज स्मॉल एच. पानी फ्लो करके बाहर आया सॉइल से, इसका वॉल्यूम हमने नोट किया इन गिवन टाइम टी. तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है पानी का, गिवन टाइम टी में डिस्चार्ज पता है, और यही डिस्चार्ज हम किसके बराबर लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं. एरिया ऑफ सॉइल इंटू वेलोसिटी. और वेलोसिटी किसके बराबर लिखी जा सकती है? वेलोसिटी लिखी जा सकती है के इंटू आई के बराबर. सो ए इंटू के इंटू आई. इसका मतलब क्या हुआ? परमिबिलिटी निकल के आ गई. परमिबिलिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम मिला पानी का आपको गिवन टाइम में मिला, डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सॉइल इनटू आई. आई क्या लिख सकता हूं मैं? आई को मैं लिख सकता हूं हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ फ्लो.
हेड लॉस कितनी है, छोटी है, लेंथ ऑफ फ्लो कितना है, स्मॉल है। सो आई कैन से एरिया और साथ में आई आया है, तो एच एल। सो दिस इज अवर परमिबिलिटी, दिस इज द परमिबिलिटी एज पर कांस्टेंट हेड मेथड। ये हमारी परमिबिलिटी है कांस्टेंट हेड मेथड के हिसाब से। तो एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्लियर है। अच्छा, अब पीछे क्यों बोला था ये कि ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूट नहीं करता, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूट करता है, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करते हैं, हमारा एम ये होता है टेस्ट जल्दी से जल्दी हो जाए, टेस्ट में कॉस्ट कम से कम लगे और रिजल्ट एक्यूरेट निकल के आए। अब क्योंकि इसमें आपके पानी को कलेक्ट करना है, यू टू कलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टाइम टी। फाइन ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी होती है बहुत कम, पीछे निकाली आपने क्ले और सिल्ट की परमिबिलिटी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेंज में। अब क्योंकि क्ले और सिल्ट की परमिबिलिटी बहुत कम होती है, अगर आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, पर जो पानी का वॉल्यूम आपको मिल रहा है ये रिकॉर्ड करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जो सब्सटेंशियल वॉल्यूम निकल के आएगा फाइन ग्रेन सॉइल में से पानी का फ्लो करते हुए, वो बहुत ज्यादा टाइम में निकल के आता है, और उतना टाइम अवेलेबल ही नहीं होता हमारे पास टेस्ट में कि 2 दिन बैठे हो टेस्ट करने के लिए, तो मतलब ही नहीं है कि 2 दिन तक मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाए। तो इसलिए इसको यूज ही नहीं किया जाता। तो ये सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसके अंदर। तो बस एक ड्रॉबैक निकल के आती है इस चीज की। क्लियर है। तो ये पहला लैब मेथड है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट हेड मेथड, क्योंकि हेड को क्या बना रखा है, कांस्टेंट बना रखा है। हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दी सॉइल इज मेंटेन टू बी कांस्टेंट, देयर बाय द नेम कम्स कांस्टेंट हेड मेथड, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है कांस्टेंट हेड मेथड। आगे बढ़ता चाहिए, वही एक्सप्रेशन निकाल रखा है, ध्यान नहीं था मेरे को, यहीं से दिखा देता। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा फॉलिंग हेड मेथड। इसको वेरिएबल हेड मेथड भी बोला जाता है। फॉलिंग हेड मेथड में ऑल्सो भी टर्म्ड एज वेरिएबल हेड मेथड। अब ये क्या है फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू एनालाइज दिस। ये मेथड सूट करता है हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अब ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूट नहीं करता, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सूट करता है। कैसे, अभी आगे देख लेंगे। इसमें हम हेड को कॉन्स्टेंटली बना के रखते हैं, इसमें हेड फॉल कर रहा होता है, और हेड कितना फॉल किया उस टाइम को ही हम नोट करते हैं। इस बात को भी समझने के लिए ये टेस्ट का सेटअप देख लो पूरा, सीधी सेटअप ऑफ दिस टेस्ट देखिए, चेक करते हैं। एट टी इक्वल्स टू T1 जो पानी का लेवल है हमारे किसके अंदर, स्टैंड पाइप के अंदर। इसमें स्टैंड पाइप इंसर्ट की जाती है जिसका एरिया है A, किसके अंदर, सॉइल सैंपल के अंदर जिसका एरिया है कैपिटल A। तो हमने क्या किया, एक स्टैंड पाइप उठाई, सॉइल के अंदर इंसर्ट कर दी, एरिया है उसका छोटा है, हमारे सॉइल का एरिया है कैपिटल A। किसी भी टाइम T1 पे हमारे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल कितना है, किसी भी टाइम T1 पे हमारे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल है H1, ये है H1। एट एनी टाइम T the level of the water in the stand pipe is equal to H1, क्लियर। किसी भी टाइम T इक्वल्स टू T2 पे, एट एनी टाइम T इक्वल्स टू T2 हमारे स्टैंड पाइप में पानी का लेवल है H2। तो किसी भी टाइम T इक्वल्स टू T2 पे पानी का लेवल है H2। अब T1 और T2 के बीच में हमने एक टाइम कंसिडर किया T, यहाँ पर पानी का लेवल है हमारा H, सो हेयर द लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू H, तो यहाँ पानी का लेवल आ गया हमारा H। तो T1 पे पानी का लेवल H1, T2 पे पानी का लेवल H2, और किसी भी टाइम T पे पानी का लेवल है स्मॉल h। अब मैंने एक टाइम इंटरवल कंसीडर करी T प्लस dt, यानी dt टाइम इंटरवल में पानी का लेवल कितना फॉल किया, dt टाइम इंटरवल में पानी का लेवल फॉल कर गया dh, और यहीं से अब मैं परमिबिलिटी निकाल लूंगा, यहीं से अब मैं परमिबिलिटी को कैलकुलेट कर लूंगा। अब कैसे कैलकुलेट कर लूंगा जरा देखिए, हाउ टू कैलकुलेट द परमिबिलिटी। हम क्या बोल सकते हैं, जितना भी पानी जा रहा है स्टैंड पाइप से वो सारा का सारा सॉइल से फ्लो होते हुए गया, whatever water is passing through the stand pipe it is flowing through the soil, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो विल बी हाउ मच, किस रेट से पानी फ्लो करते हुए गया, द रेट एट विच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द सॉइल, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, किस रेट से पानी फ्लो करते हुए गया, इसको मैं कैसे निकालूं, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड। इसको मैं बोल सकता हूं एरिया इनटू dH by dt, इसको मैं बोल सकता हूं एरिया इनटू dH by dt, यही तो होती है हमारी।
सो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम कितना पास कर गया, ए इंटू डी एच, और कितने टाइम है, डी टी टाइम है। सॉइल से कितना पानी पास किया, ये हम कैसे निकालते हैं। सॉइल से पानी पास किया, के इंटू आई इंटू ए, सेम डिस्चार्ज पास करेगा कहाँ से, सॉइल से। तो सेम सॉइल से पानी पास कर गया, सो ए डी एच बाई डी टी, के आई की वैल्यू क्या लिखूंगा, हाइड्रोलिक हेड लॉस। हेड लॉस कितना हुआ, हेड लॉस हुआ हमारा डी एच, कितनी दूरी के ऊपर, हेड लॉस हुआ हमारा डी एच कितनी दूरी के ऊपर, तो हाइड्रोलिक हेड लॉस है एच, सॉरी। सो हाइड्रोलिक हेड लॉस, छोटा एच लिखा हुआ था, हाइड्रोलिक हेड लॉस एच कितनी दूरी के ऊपर, एल दूरी के ऊपर, ठीक है। सो के आई ए, ठीक है, इसको भी लिख दिया। तो ये डी टी टाइम इंटरवल में हमारी डिस्चार्ज निकल के आ गई। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मेरे को के चाहिए ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ए बाय ए यहाँ पर लिखा, डी एच बाय एच यहाँ पर लिखा, डी टी बाय एल यहाँ पर लिखा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम टी वन टू टी टू, और टाइम है हमारा टी वन टू टी टू, तो टाइम है टी वन टू टी टू, और एच है हमारी एच वन टू एच टू, हेड इज फॉलिंग फ्रॉम एच वन टू एच टू। अब देखो दो तीन बातें समझने वाली हैं यहाँ पे। क्या दो तीन बातें समझने वाली हैं यहाँ पे। पहली चीज, जब मेरा टाइम बढ़ रहा है, व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग, मेरा हेड फॉल कर रहा है, द हेड इज फॉलिंग। टी वन पे हेड है एच वन, टी टू पे हेड है एच टू, तो टाइम बढ़ा हेड फॉल हुआ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नेचर ऑफ चेंज नहीं बताती, वो नेचर ऑफ चेंज हमें बताना पड़ता है। तो चेंज इन हेड इज डिक्रीजिंग बट चेंज इन टाइम इज इंक्रीजिंग। टाइम बढ़ रहा है और हेड कम हो रहा है, नेचर दोनों का उल्टा है। मेरे को ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ गया, तो एक नेगेटिव साइन इंक्लूड किया मैंने। आई हैव इंक्लूडेड वन नेगेटिव साइन हियर। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, माइनस ए बाय ए, वैल्यू डाली एल एन एच, वेरिंग फ्रॉम एच वन टू एच टू, दिस इज इक्वल टू डी टी, डी टी को तो इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई टाइम वेरिंग फ्रॉम टी वन टू टी टू, के बाय एल। निकाल लो परमिबिलिटी अब आपकी। माइनस साइन को अकोमोडेट कर दो इसके अंदर, एल एन की जगह 2.303 लिख दो, सो 2.303 ए एल बाय ए टी टू माइनस टी वन इंटू लॉग 10 एच वन बाई एच टू, सो log 10 h1 by h2, तो ये हमारी परमिबिलिटी निकल के आ गई, दिस इज परमिबिलिटी। तो ये हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट है। अब ये क्यों सूट नहीं करता हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, रीजन भी, अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल में ये स्टैंड पाइप लगाओगे और उसमें पानी को फिल करोगे, ये पानी इतनी जल्दी बाहर निकल जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल से कि आप रीडिंग ही नोट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोर्स ग्रेन सॉइल में आपको रीडिंग मिलेगी नहीं, यूज कर सकते हो, इंस्टेंटली पानी बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये बनाई किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्लियर है, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उस पर से, any of the point to be referred from this for any। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एच बाय एल एक बार और बता दीजिए, एच बाय एल एक बार और बता दीजिए, ले लो भाई एच बाय एल। हाइड्रोलिक हेड लॉस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर अबव द टू कंसर्न पॉइंट। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू। तो पॉइंट वन, पॉइंट टू, इन दोनों के बीच में आपको हेड लॉस निकालना है, कितना होगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पानी के लेवल का डिफरेंस है। तो वाटर पॉइंट वन से फ्लो करके पॉइंट टू पे आया है, तो अगर मैं इसको डेटम ले लूं, इफ आई कंसिडर दिस एज एटम, तो पॉइंट वन पे हाइड्रोलिक हेड कितनी है, हाइड्रोलिक हेड एट वन इज स्मॉल एच। पॉइंट टू पे हाइड्रोलिक हेड कितनी है, जीरो, तो हाइड्रोलिक हेड लॉस विल बी इक्वल टू एच माइनस जीरो विच इज इक्वल टू एच। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितनी हुई, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ।
क्लियर है पूरी कहानी? चलिए नाउ अब इसमें सवाल कैसे बनता है? इसमें सवाल ऐसे बनता है, जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट, रीडिंग लेते जाते हैं कंटिन्यूसली, वी कंटिन्यूसली टेक ऑन द रीडिंग। अब कैसे पता चलेगा रीडिंग सही है या नहीं है, वेदर रीडिंग इज करेक्ट और नॉट, हाउ विल कम टू नो? इस बात को चेक करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए हमने 2 टाइम इंटरवल बिटवीन दी रीडिंग हमेशा सेम रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो T2 माइनस T1 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये E2 माइनस T1 एग्जाम्पल ले लिया 10 मिनट, मैं हर 10 मिनट बाद रीडिंग लूंगा इसके अंदर। तो इस टेस्ट में कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम हर 10 मिनट बाद रीडिंग ले रहे हैं, यानी T2 माइनस T1 मैंने क्या रख लिया, सेम रख लिया। अगर आप हर 10 मिनट बाद रीडिंग ले रहे हो, अब जरा चेक करना है इसके अंदर, 2.303 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आपने T2 माइनस T1 10 मिनट रखा कांस्टेंट, सॉइल वही है तो परमिबिलिटी वो रहेगी, तो क्या रिलेशनशिप निकल के आई? तो रिलेशनशिप निकल के आई हमारी log 10 H1 by H2। फिर अगले 10 मिनट में पानी का लेवल फॉल कर गया कहां से, log 10 H2 by H3। सो रिजल्ट कम्स H1 by H2, दिस इज इक्वल टू H2 by H3, यानी H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 H3, यानी H2 की वैल्यू आ गई H1 H3 का स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर वो सवाल बना के दे देगा, इसके ऊपर सवाल बना के दे देगा, कैसे? आपको रीडिंग्स देगा, बोलेगा कौन सी रीडिंग इनकंसिस्टेंट है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी रीडिंग कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, आपको ये रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रीड करना हो उसमें से आप किसी के लिए? Point should be at the entrance of the soil, sir. Point should be at the entrance of the soil. उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एंट्रेंस ऑफ सॉइल पे लोगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। If you consider the point to be at the entrance of the soil, then also the result is same. Reason being what? Reason being जो भी हेड लॉस हो रहा है हमारे स्टैंड पाइप के अंदर, ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हेड लॉस इन दी स्टैंड पाइप इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। तब भी मैं लेंथ ऑफ फ्लो एल ही लिखूंगा। अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लोगे, इफ यू कंसीडर दिस, फिर मैं क्या बोलूंगा, भैया पॉइंट 1 पे हेड कितनी है, डेटम से ये दूरी। अब डेटम से ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी पहले, तो पॉइंट 1 की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मुझे बॉटम लेवल से। फिर पॉइंट 2 तो मेरा क्या है, पॉइंट 2 तो मेरा क्या है, पॉइंट 2 तो हमारा डेटम है ही, इट इज डेटम ओनली। तो डेटम हेड जोड़ोगे, प्रेशर हेड जोड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज डेटम हेड, फिर इसमें प्रेशर हेड जोड़ो, सेम वही निकल के आएगा, हाइड्रोलिक हेड स्मॉल एच। तो हाइड्रोलिक हेड तो अभी भी स्मॉल एच निकल के आएगा, हेड लॉस भी यही निकल के आएगी। लेंथ ऑफ फ्लो इन सॉइल निकालनी है, लेंथ ऑफ फ्लो इन सॉइल इज इक्वल टू एल ओनली। तो पॉइंट 1 मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ स्टैंड पाइप में, पॉइंट 1 में सॉइल के सैंपल के टॉप पे कंसिडर करूँ, कोई फर्क नहीं आएगा रिजल्ट, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। चले आगे, चलो भैया आगे चलते हैं। ये तो रिलेशनशिप बता ही दी आपको, रिलेशनशिप बता ही दी। ये तो वही सवाल है जो मैंने भी बताया था आपको। If during a permeability test on a soil sample with a falling head permeter, equal time intervals are noted for drop of head from H1 to H2, again from H2 to H3, then which of the following relation hold good? ये तो पीछे बताई थी आपको।
दिस रिलेशन आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट देखो, इन अ फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट द इनिशियल हेड ऑफ 1 मीटर ड्रॉप्ड, अच्छा इनिशियल हेड ऑफ 1 मीटर ड्रॉप्ड 2.35 मीटर, ठीक है, इन 3 आवर्स। इनिशियल हेड हमारा 1 मीटर का, ये ड्रॉप हो गया कहाँ पे, 0.35 मीटर पे 3 घंटे में। द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप बीइंग 5 mm, द सॉइल स्पेसिमेन वाज 200 mm, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल, ये तो रिलेशनशिप में आ गया, ये तो आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है सवाल। AL अपॉन AT log 10, ये कौन पूछता है ऑब्जेक्ट में, अच्छा गेट है क्या, कुछ भी पूछ सकता है, कैलकुलेटर अलाउड है ना इनके लिए। तो एरिया हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यूनिट्स का ध्यान रखना mm में है वैल्यूज। तो छोटा एरिया डी स्क्वायर, बड़ा एरिया है 100 mm, 100 स्क्वायर। लंबाई कितनी है 200 mm की, लंबाई 200 mm की। टाइम कितना है 3 घंटे, मिनट, सेकंड, ठीक है, समझ में आता है। लंबाई है 200 mm की, 200 mm को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, log 10 1 अपॉन 0.35, निकाल के बताओ परमिबिलिटी कितनी आ रही है। कितनी आ रही है वैल्यू, बी, बी 4.86 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबका आ रहा है, आगे बढ़ो, एवरीबडी इज गेटिंग द सेम रिजल्ट। ये मिल रहा है। चलिए, तो पहला वाला टेस्ट किसके लिए है, पहले वाला टेस्ट हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, दूसरे वाला टेस्ट किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। द सेकंड ऑफ द टेस्ट इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट लैब टेस्ट। तो अगला जो लैब टेस्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं कैपिलैरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। द नेक्स्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज टर्म्ड एज कैपिलैरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। अब इसको कैपिलैरिटी परमिबिलिटी टेस्ट क्यों बोला जाता है, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कैपिलैरिटी बताई थी, इस वाली क्लास में हम परमिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैपिलैरिटी, इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट परमिबिलिटी। फिर ये भी बताया था कि सॉइल के अंदर परमिबिलिटी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों मिलेगी। सॉइल के अंदर आपको परमिबिलिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों मिलेगी। सो क्लियर है चीज, ध्यान रखना इस चीज का।
तो इस टेस्ट में हम परमेबिलिटी भी निकालते हैं, इस टेस्ट में हम सॉइल की कैपिलरिटी भी निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस टेस्ट में हम परमेबिलिटी भी निकालते हैं और कैपिलरिटी भी निकालते हैं, किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। वी कैलकुलेट द कैपिलरिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। कई बार इस टेस्ट को हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है या हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट भी बोला जाता है। इन सम केस इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर है पूरी कहानी? चलो अब इसका अपैरेटस दिखा देता हूँ। आई शो यू द अपैरेटस। अब क्या है इसका अपैरेटस? है ही नहीं, छोड़ो, बना के दिखाना पड़ेगा। अपैरेटस नहीं है तो खुद बना लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये इसका अपैरेटस होता है, नीचे लिखा हुआ होगा वैसे मैंने, बट अपैरेटस में शो कर देता हूँ। सो अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो इस टेस्ट के अपैरेटस में डायग्राम हार्ड होगा, बनाया नहीं होगा जिसने पीपीटी बनाई होगी। तो सब आसान आसान काम करना चाहते हैं, बस जहां मुश्किल काम आता है भग लेते हैं सब। देखो भैया ये अपैरेटस है इस टेस्ट का, दिस इज द अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट। चलिए देखिए, ये मैंने अपैरेटस बना के दिखाया आपको इस टेस्ट का। दिस इज द अपैरेटस ऑफ द टेस्ट व्हिच आई हैव शोन। सो अपैरेटस ऑफ दिस टेस्ट व्हिच आई हैव शोन। देखिए पूरी कहानी क्या है, रेफर द एंटायर स्टोरी। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? इस टेस्ट के अंदर हम सॉइल सैंपल को रखते हैं हमारे सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर। अभी सिलेंड्रिकल है, क्यों सिलेंड्रिकल? इसलिए है ताकि मैं ऊपर से रीडिंग ले पाऊँ। अब विजुअलाइज करना है इस बात को। ये सिलेंडर है, इसके ऊपर रीडिंग बनी हुई होती है, ये रीडिंग मार्क है, स्केल बनी हुई है इसके ऊपर। यू कैन रीड दी स्केल ओवर दिस। तो ये रीड करते हैं स्केल इसके अंदर, ठीक है। सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, इट इज नॉट कंप्लीटली सैचुरेटेड। क्योंकि अगर सॉइल सैचुरेटेड होगी तो कैपिलरिटी मिलेगी नहीं आपको, यू विल नॉट फाइंड द कैपिलरिटी। चलिए करते क्या है, सॉइल सैंपल को रखा है इसके अंदर, सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड। हमने वॉल ओपन किया, वॉल ओपन किया, वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर कांस्टेंट हेड। हेड है हमारा H01, पानी फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। व्हाट इज द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग? H01 जो आपने अप्लाई किया। दूसरा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो यहाँ पे आपको हेड मिलेगा, कौन सा? कैपिलरिटी हेड। सॉइल का पार्टिकल क्या करता है? पानी को पुल कर रहा होता है, और एक कैपिलरिटी हेड क्या होती है? नेगेटिव होती है। बताई थी, सॉइल टेंशन में होती है, when the capillary water is pulled up it is in the state of tension. So what the total head under which water is flowing? तो head under which water is flowing it will be equal to H01 plus Hc। ध्यान रखना इस चीज का। अब हमने ग्लास का कंटेनर क्यों बनाया और इसके ऊपर स्केल क्यों बनाई हुई? क्योंकि इसमें हम नोट क्या करते हैं? इसमें हम नोट करते हैं कि पानी कितनी दूरी चला। इसमें हम नोट करते हैं पानी कितनी दूरी चला। तो पानी ये दूरी चला, लेट सपोज ये रीडिंग है इसकी x1, ये रीडिंग है इसकी x2। कितने टाइम में चला? ये टाइम है t1, ये टाइम है t2। ये आप साफ साफ देख सकते हो। जब पानी चलता है सॉइल वेट होती जाती है, तो वेट सरफेस आगे मूव कर रहा होता है। तो अगर हमारा कंटेनर ग्लास का नहीं होगा तो आपको वो मूवमेंट दिखेगी नहीं, यानी आप रीडिंग नहीं ले पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द रीडिंग। क्लियर है पूरी कहानी? अब क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, अब आप बोलोगे सर ये दो स्टैंड पाइप क्यों लगाई है आपने? क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, सिंस हियर देयर आर टू अननोन्स, हमें दो सेट ऑफ रीडिंग लेनी पड़ती है। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनती है, टू इक्वेशंस आर फॉर्म्ड। एक अननोन क्या है हमारी? परमेबिलिटी। और एक अननोन क्या है हमारी? कैपिलरिटी हेड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप में से कोई पूछ लेगा, मेरे को नहीं लगता कोई पूछेगा, ये दिमाग में बात आनी चाहिए थी, मैं खुद ही बता देता हूँ। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया डार्सीज लॉ तो हमारा एप्लीकेबल है सैचुरेटेड सॉइल के लिए, यहाँ पर तो ये पार्शियली सैचुरेटेड है, फिर डार्सीज लॉ कैसे लगाया?
यहाँ पर हम मॉडिफाइड डार्सीज लॉ लगाते हैं, और मॉडिफाइड डार्सीज लॉ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए है के यू इंटू आई, और के यू क्या है? मॉडिफाइड कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें परमिबिलिटी नहीं मिलती, हमें मॉडिफाइड कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी मिलती है फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो डार्सीज लॉ को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि डार्सीज लॉ एप्लीकेबल था किसके लिए? डार्सीज लॉ एप्लीकेबल था सिर्फ, इट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए काम करता है। क्लियर है? Didn't get the head under which water is flowing. This is our point number 1. This is our point number 2. अभी पीछे बताया था hydraulic head at point number 1 is equal to what? H01. Hydraulic head at point number 2 is capillarity head. So what is hydraulic head loss? Hydraulic head loss is equal to head loss from 1 to 2. So H01 minus HC, so it comes out to be H0 plus HC. वैल्यू आ गई H0 plus HC की। क्लियर है? क्लियर है हेड लॉस सब? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बताना था यहाँ पे, एक पॉइंट और ही बताना था। दूसरी तरफ हमारा कंटेनर ओपन होता है, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ताकि इसमें से एयर क्या कर सके? एक्सपेल आउट कर सके। फ्रॉम द अदर एंड इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ताकि जब पानी फ्लो कर रहा हो, वॉइड्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो साइमल्टेनियसली एक्सपेल आउट कर रही है। अगर आपने दूसरी जगह पे आउटलेट को एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं कर रखा, तो एयर भी पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। यानी तीन तीन रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक तो सॉइल का रेजिस्टेंस परमेबिलिटी, एक वो सॉइल का असिस्टेंस कैपिलरिटी, वो तो पुल कर रहा है पानी को, तीसरा एयर का रेजिस्टेंस, मुझे वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए एयर को एक्सपेल करा रहे हैं हम साइमल्टेनियसली, एयर इज बीइंग एक्सपेल्ड आउट साइमल्टेनियसली। तो इस टेस्ट में हमें परमेबिलिटी कैपिलरिटी दोनों मिलते हैं, वी गेट बोथ। क्लियर है पूरी कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। तो पहला था हमारा लेबोरेटरी मेथड, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, यानी एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो डेवलप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। जहां पर ये रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, इनको वहीं पर ही अप्लाई करना चाहिए, दूसरी जगह अप्लाई करोगे एरर आएंगे। क्लियर है पूरी कहानी? चलो देखिए, अब कौन कौन से इनडायरेक्ट मेथड है हमारे? अब कौन कौन से हैं? पहला कौन सी करमान मेथड। अब कौन सी करमान क्या बोलता है? कौन सी करमान बोलता है दी परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू 1 अपॉन के। कौन सी करमान कांस्टेंट? यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड यानी पानी, विस्कोसिटी ऑफ द पानी, ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम।
ये सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है। लिख भी सकते हो इसको कैसे, वॉल्यूम कितनी होती है पाई डी क्यू बाय 6, सरफेस एरिया कितना होता है पाई डी स्क्वायर, तो कितना आ गया 6/d। तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है पूरी कहानी। व्हाट इज दैट दी लॉन्गर वाला पाइप। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप साइज के टर्म में स्पेसिफिक सरफेस एरिया लिख रहे हो, ये कांस्टेंट 6 आएगा, ये के डैश बन जाएगा, तो कौन सी कर्मान कांस्टेंट है के डैश। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सॉइल के सारे पार्टिकल्स स्फेरिकल नहीं होते, ऑल दी पार्टिकल्स आर नॉट स्फेरिकल। क्योंकि पार्टिकल स्फेरिकल नहीं होते तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे लिख देते हो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया लिख सकते हो आप ए और बी के टर्म में, ये लिखी हुई रिलेशनशिप उठाओ, तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया 6/√AB। तो अगर पार्टिकल हमारे स्फेरिकल नहीं है, इफ द पार्टिकल्स आर नॉट स्फेरिकल, देन वी कैन राइट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया एज 6/√AB। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपके AJ पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब ए और बी क्या है, ए वो साइज है सीव की जिससे हमारा पार्टिकल पास कर गया, बी वो साइज है सीव की जिसके ऊपर पार्टिकल रुक गया, ये ए और बी कहलाते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ए एंड बी। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ई लिखी तो हुई है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ई, रिलेशन ही तो लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, E³/1 + E, ये तो रिलेशनशिप लिखी तो हुई है, ये लगा दो ये कांस्टेंट सी, बोर्ड पे डाली तो हुई है रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ई। चले, चलो पहला इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा, द सेकंड ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड, द सेकंड ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड इज एलियनिज्म। इसको मैंने अब 3-4 बार बता दिया, ये आया था ए बी, फिर समझा दो। लेट सपोज पार्टिकल है मेरा ए साइज की सीव से पास कर गया और बी साइज की सीव के ऊपर रुक गया। ये पार्टिकल ऐसा है जिसकी साइज ए से तो क्या है छोटी है, बी से बड़ी है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 6/√AB। सर FRI का रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए, FRI का रेजिस्टेंस क्या है भाई, FRI करने के लिए हेड लॉस होना चाहिए था, लेकिन हेड बढ़ क्यों रहा है, हेड बढ़ क्यों रहा है, कौन सा हेड बढ़ रहा है बाबा, हेड बढ़ रहा है, किसका हेड बढ़ रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है, कोई रेफरेंस तो दिया करो, कुछ भी बीच में स्टेटमेंट दे दोगे। चलिए नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड इज एलियनिज्म। एज पर एलियनिज्म हर चीज में D10 डाल देता है, बोलता है परमिबिलिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू D10 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट की वैल्यू है 100। डायरेक्टली रिजल्ट आएगा, बस वैल्यू ध्यान रखना सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, और साइज किस में पुट करोगे, mm में, यू विल पुट द साइज इन mm। तीसरी, ये जब कंसोलिडेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें टाइम लगेगा बहुत, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में लंबा है बहुत, तो हम कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करके भी परमिबिलिटी निकाल सकते हैं। अब इस रिलेशनशिप को तो लिख दिया है मैंने यहाँ पे, पर इसमें जो पैरामीटर्स हैं इनका मतलब मैं आपको तब समझाऊंगा। K can also be written as CV into MV into gamma W. CV is coefficient of consolidation, MV is coefficient of volume change, gamma W is unit weight of our water. क्लियर है, तो ये रिलेशनशिप को मैं डिराइव भी करके दे दूंगा अभी आपको,
अभी तो डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कर ही नहीं रखी कंसोलिडेशन, विल डू द कंसोलिडेशन लेटर ऑन, बट अभी के लिए ये रिलेशनशिप हमारी काम कर रही है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है परमिबिलिटी को निकालने का। नेक्स्ट आते हैं भैया तरजागी। इन्होंने भी ऑलमोस्ट हर चीज में अपनी थ्योरी डाल रखी है। ये बोलता है परमिबिलिटी को निकालो 200 ई स्क्वायर इंटू डी ई स्क्वायर। एलन हेजन बात कर रहा था D10 के टर्म में, कौन सी करमान बात कर रहा था किसके टर्म में, पार्टिकल के साइज के टर्म में। ये बात करता है डीई के टर्म में। अब ये डीई क्या है ध्यान रखना, ये ई तो वॉइड रेशियो है, अब ये डीई क्या है, अफेक्टिव डायमीटर। ध्यान से सुनना, DE is the size of the sphere for which the ratio of volume to surface area is same as that of given particle. Let us suppose ये मेरा पार्टिकल है और ये मेरा स्फीयर है। अब पार्टिकल का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल का सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका सरफेस एरिया है। ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर की डायमीटर है DE। तो DE उस स्फीयर की डायमीटर है जिसका रेशो किसका, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, किसके बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कैसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी पीछे लिखा भी था मैंने, पाई डी क्यूब बाय 6 और ये कितना है पाई डी स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी d/6। तो दिस इज इक्वल टू d/6। तो हमारी क्या आ गई, सॉरी डी की जगह लिखेंगे हम DE, डी की जगह है हमारा DE। अरे यार डी की जगह हम लिखेंगे DE, डायमीटर लिखा हुआ ना DE। सो पाई DE का होल क्यूब, दिस इज पाई DE का होल स्क्वायर। तो हमारी DE की वैल्यू कितनी आ गई, अवर DE इज इक्वल टू व्हाट, 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, एक्चुअल पार्टिकल। तो DE उस स्फीयर का डायमीटर है जिसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया हमारे एक्चुअल पार्टिकल के ही बराबर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज लाउडेन्स मेथड। अब ये लाउडेन्स मेथड क्या है, इफ यू टॉक अबाउट द लाउडेन्स मेथड, ये क्या बोलता है लाउडेन्स मेथड, लाउडेन्स मेथड के हिसाब से log 10 परमेबिलिटी इनटू स्पेसिफिक सरफेस का होल स्क्वायर a प्लस बीटा इनटू ईटा। ए और बी कांस्टेंट है और ईटा हमारी पोरोसिटी है। ये भी एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, प्योरली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। एसएस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो स्फेरिकल पार्टिकल का ही लेके चलोगे। अब कितनी एम्पेरिकल रिलेशन आ गई आपकी, एक लाउडेन्स मेथड आ गया, तरजागी आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। दीज आर दी 5 एम्पेरिकल रिलेशनशिप। सिक्स रिलेशनशिप एज पर जैकीज मेथड। अब जैकी किसके टर्म में बात करता है, जैकी टर्म में बात करता है 100 इंटू डीएम का होल स्क्वायर। और डीएम क्या है, डीएम उस पार्टिकल की साइज है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आपके सैंपल के अंदर। डीएम उस पार्टिकल की साइज है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आपके सैंपल के अंदर। सो इट इज इक्वल टू 100 इंटू डीएम का होल स्क्वायर। यही एलन हेजन ने क्या बोल दिया था, D10 बोल दिया था। तो सारी एम्पेरिकल रिलेशन अलग अलग वैल्यू निकाल के देगी परमिबिलिटी की। ऑल द एम्पेरिकल रिलेशनशिप विल गिव यू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ परमिबिलिटी। अब है तो छोटी छोटी रिलेशनशिप पर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आते हैं इसके ऊपर, यू विल फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो वहां पे रिलेशन ध्यान होनी चाहिए आपको। डीएम को मीन साइज नहीं है भैया, मीन नहीं है, मोड है। मीन साइज बता दिया, मीन साइज तो हमारी एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल होगी ना, फिर तो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ी सबसे ज्यादा बार अकर करती है, ये मोड है।
चलो देखो अब सवाल क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल इंक्रीजेस। ध्यान से पढ़ना है इसको। परमेबिलिटी सॉइल की कम होती है जब अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। अफेक्टिव स्ट्रेस लास्ट चैप्टर में बताया था आपको। अफेक्टिव स्ट्रेस ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से। बिल्कुल सही बात है। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, जो वॉइड होगा वो छोटा हो जाएगा, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो परमेबिलिटी विल डिक्रीज। सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल इंक्रीजेस द परमेबिलिटी। गलत बात है। अगर ऑर्गेनिक मैटर आ गया वॉइड के अंदर, पानी के पास होने की जगह कम हो जाएगी, या ऑर्गेनिक मैटर भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द वाटर। अभी तो बस सॉइल के पार्टिकल ऑफर कर रहे हैं, उस समय कौन का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ऑर्गेनिक मैटर भी रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गलत बात बोल रही है। नेक्स्ट, इंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही बात है। अभी बताया हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी टेस्ट के अंदर कि अगर एयर होगी तो वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सो इंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो पहला सही है, तीसरा सही है। क्लियर है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। क्या था अभी, सही बात है। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो, कोई लेना देना नहीं है ड्यूरेशन ऑफ फ्लो का। इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है। इक्विवेलेंट डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, निकाला था पीछे इक्विवेलेंट डायमीटर। शेप ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है। शेप ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि सरफेस एरिया गवर्न करेगा शेप ऑफ द पार्टिकल। सरफेस एरिया इज गवर्न्ड बाय द शेप ऑफ द पार्टिकल। चलो, तो इसका मतलब पहली, तीसरी और चौथी बात सही है। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें से कौन सा फैक्टर परमिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड करता है, गामा और म्यू लिखा था हमने। सो परमिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, गामा एंड म्यू। तो इसका मतलब ये अफेक्ट करता है, गलत बात। ग्रेन साइज ऑफ द पार्टिकल करता है, गलत बात। वॉइड रेशो करता है, गलत बात। वॉल्यूम ऑफ सॉइल परमिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। इट मींस दिस इज आवर आंसर। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है। देखो गेट 2012 का सवाल है, क्या पूछ रहा है ये। Two soil specimens with identical geometrical dimensions when subjected to falling head permeability test in the laboratory under identical conditions. Fall of water head was measured after identical time intervals. The ratio of the initial to the final water head for the test involving the first specimen was 1.25. ठीक है, तो ये H1/H2 है for the first sample 1.25.
If the coefficient of permeability of the second specimen is 5 times the coefficient of the permeability of the first specimen, the ratio of the initial to the final head involving the second specimen. अब आपको क्या निकालना है, H1 by H2 B के लिए निकालना है। बात हो रही है किसकी, फॉलिंग हेड की। तो सवाल है हमारा फॉलिंग हेड का, तो लिख दो भैया फॉलिंग हेड, कोई बड़ी इशू नहीं है फॉलिंग हेड। तो हम बोलते हैं के ए इज इक्वल टू 2.303 ए एल अपॉन ए टी log 10 h1 by h2 a divide by kb 2.303 al by at log 10 h1 by h2 b। कांस्टेंट चीजें तो हट गई सारी। फिर ये आ गया 1/5 और ये आ गया 1.25। आपको निकालना है log 10 h1 by h2 b, कितनी वैल्यू होगी। सो h1 by h2 b, तो ये वैल्यू निकल के आएगी मेरे ख्याल से, निकालो, एंटी लॉग ऑफ ये 5 मल्टीप्लाई किया 0.25, तो 6.25 यही है। नहीं 6.25 थोड़ी है, तो 25/5, हाँ 6.25 निकालो। एंटी लॉग 6.25 का कितना है। अच्छा डायरेक्टली पूछा हुआ है क्या ये, द रेशियो ऑफ द इनिशियल हेड टू द फाइनल हेड, लॉग भी तो आएगा आगे। इसमें तो डायरेक्टली आंसर नहीं, निकालो ये एंटी लॉग निकाल के बताओ कितना आ रहा है इसका। इसमें 6.25 आंसर दे रखा है ये डायरेक्टली, पर लॉग भी तो लगा होता है उनके आगे। या तो लॉग के साथ पूछ रहा होगा। either he will be asking along with the log। पहले तो ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सर 1.25 के आगे भी लॉग आएगा। 1.25 के आगे लॉग क्यों आएगा भैया, रेशियो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द इनिशियल वाटर टू द फाइनल हेड फॉर द टेस्ट इन्वॉल्विंग द फर्स्ट स्पेसिमेन। तो इनिशियल और फाइनल हेड का लॉस बता रहा है ना आपको, ये रेशियो बता रहा है इनिशियल और फाइनल हेड की 1.25। अच्छा इसके आगे भी लॉग होगा, अच्छा ये बोल रहे हैं इसके आगे भी लॉग होगा, ठीक है। सो लॉग ऑफ 1.25, तो ये एक मिस्टेक हुई है, लॉग ऑफ 1.25, ठीक है। तो अब ये होगा log ऑफ h1 by h2 का b, दिस विल बी 5 log ऑफ 1.25। अब मेरे हिसाब से सही है, नाउ इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर भी log होगा 1.25 का, तो 5 इंटू लॉग ऑफ 1.25 कितनी वैल्यू आ रही है, 1.83। क्रॉस चेक करना, यूनिक कंटेंट बोल रहा है 1.83, 1.83 तो ऑप्शन में नहीं है कहीं पे। 1.83 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे। भाई कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, तो फटाफट सॉल्व करके बता दो, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। You must be having calculator with you।
3.05 सबका ये 3.05। सोल्व भी नहीं करते। थ्री पॉइंट जीरो फाइव सबका ये 3.05। जवाब भी नहीं देंगे, अब क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। चलो 3 लोगों ने 3.05 बोला है, मैं 3.05 लेके चल रहा हूँ आंसर। ठीक है। वो देखो आंसर नहीं बता रहा, बोल रहा लेट्स कंटिन्यू। इतनी देर से बैठ के देख रहा है। ये क्या हुआ है? खत्म हो गया क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे बाकी पेज कहाँ गए इसके? इसमें है बाकी पेज। तो पीपीटी इतनी बड़ी है कि नहीं, इसमें भी नहीं है बाकी के पेज। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पीपीटी नहीं होगी तो कैसे होगा काम? मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। मिल गई है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट यू हैव डन। ये प्रॉब्लम आपने कर लिया था। नेक्स्ट, a loose uniform sand with rounded grains has effective grain size of 0.05 centimeter. The coefficient of permeability of the sand, SSC JEE का सवाल है। The coefficient of permeability of the sand, so K is equal to 100 D10 का whole square, so 100 into 0.05 into 10, तो 100 into 0.5 into 0.5 कितना हुआ? 0.25? नहीं, ये सेंटीमीटर में है ना वैल्यू, तो ये 0.5 का होल स्क्वायर। जरा बताना कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट दी वैल्यू कमिंग आउट? 0.25, सो 0.25, सो 0.25। सबका ये रिजल्ट आ रहा है। कंटेंट क्रिएटर नहीं, वो फाइल बहुत बड़ी है तो अपलोड ही नहीं होती ओपन बोर्ड पे, वो बीच में बंद हो जाता है, तो कुछ ना कुछ पेजेस गायब भी हैं। इसमें भी कुछ पेज गायब हैं पर वो हमारे काम के नहीं है, तो फाइल बहुत हैवी है इसलिए ओपन बोर्ड पे अपलोड नहीं होती है वो। जैसे 300-400 पेजेस हैं इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। The next of the point of discussion,
The next of the point of discussion is permeability by field method. लैब मेथड कर लिया, इनडायरेक्ट मेथड कर लिया, अब फील्ड मेथड। अब ये टॉपिक आपका आता है 3 जगहों पे। एक अभी यहाँ सॉइल में तो है ही, दूसरा आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी आता है, तीसरा आपके हाइड्रोलॉजी के अंदर भी आता है। 3 जगहों पे टॉपिक चलती है और तीनों जगह इसका रेफरेंस अलग अलग है। वो एक अलग बात है, रिजल्ट सेम है हमारे पास, बट दी रेफरेंस इज डिफरेंस। फील्ड मेथड, अब क्यों जरूरत पड़ी हमें फील्ड मेथड डेवलप करने की? हमारे जो लैब मेथड है हमारे जो लैब मेथड है उसमें सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है और जाके लैब में टेस्ट करना पड़ता है। तो जो रिजल्ट निकल के आते हैं उनमें क्या होती है, एम्बिग्विटी होती है। आपको परफेक्ट सैंपल नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलेगा। यू विल नॉट बी गेटिंग द परफेक्ट सैंपल, यू विल बी गेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो उसमें इशू है। इसीलिए अगर आपको अनसर्टेनिटी कम करनी है, रिलायबिलिटी बढ़ानी है, तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द लैब टेस्ट, गो फॉर द फील्ड टेस्ट। आप फील्ड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है चीज? सो यू कैन गो फॉर द फील्ड टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें भी 2 कैटेगरी है। Here also 2 categories are there. एक है पंपिंग आउट टेस्ट और एक है पंपिंग इन टेस्ट। एक है पंपिंग आउट टेस्ट, एक है पंपिंग इन टेस्ट। नाम में लिखा हुआ है, एक में वाटर को पंप आउट करते हैं, एक में वाटर को पंप इन करते हैं। एक में वाटर को पंप आउट करते हैं और एक में वाटर को क्या करते हैं, पंप इन कर रहे होते हैं। फर्क क्या होता है दोनों में? पहला वाला मेथड शूट करता है जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां से पानी फ्लो करके सॉइल में आता है। अगर बहुत बड़े एरिया से पानी फ्लो करके सॉइल में आ रहा है, पंपिंग आउट टेस्ट। अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है, देन पंपिंग इन टेस्ट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, डैम्स और रिजर्वॉयर्स है। तो डैम है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज ह्यूज। अब पंपिंग आउट टेस्ट हमने पहले भी कर रखा है, दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। ये हमने कर रखा है एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी मैराथन में मैंने आपको ये बताया था। ड्यूपिट थ्योरी, थीम्स थ्योरी, कहाँ पर? एक्यूफर के अंदर। तो एक्यूफर की डिस्चार्ज निकालने के हमारे पास थ्योरी होती है, ड्यूपिट थ्योरी, थीम थ्योरी। मैंने दोबारा से एक्सप्रेशन लिख दी है यहाँ पे। तो अगर हम अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात करें, ड्यूपिट थ्योरी लगाएं, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन वेल नहीं होता। पाई के h स्क्वायर माइनस h नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2.303 log 10 r by rw। वहां पर हमारा एम था डिस्चार्ज निकालना, यहाँ पर मेरा एम है परमिबिलिटी निकालना। तो रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, परमिबिलिटी निकल के आ गई। 25 आ रहा है सर, तो वही तो मैं भी पीछे बोल रहा था। ये देखो ना, बाकी लोग, यही चीज तो मेरे को भी पीछे लग रही थी कि भैया 25 आंसर होगा। लोग बोल रहे थे नहीं सर लोग बोल रहे थे नहीं सर 0.25 है, 0.25। मैंने 0.25 मार्क कर दिया। आई एम मार्क 25। आधे लोग तो यूं नशे में रहते हैं। बोल रहा हूँ आंसर निकाल के दो, वो बोल रहा है सर ठीक है सर आंसर नहीं आ रहा, आगे चलो। मतलब इतना भी नहीं है कि कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व करके आंसर निकाल के दे दें। ये दूसरा नशे में है, रिकॉर्डेड चल रहा है। मतलब खुद बाद में आएगा, फिर दूसरों को और बता रहा है कि रिकॉर्डेड चल रहा है। पॉइंट 05 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। एक मिनट रुको, D10 की वैल्यू देख लेना किसके अंदर डली हुई है, बस वहीं से क्लियर हो जाएगा। D10 की वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में पुट होती है। द वैल्यू ऑफ द D10 मस्ट बी इन सेंटीमीटर ओनली। तो वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया होगा उसको। तो D10 की वैल्यू सेंटीमीटर में रखनी है आपको यहाँ पे। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ D10 इन सेंटीमीटर ओनली, और सेंटीमीटर में दी हुई है। तो D10 वैल्यू इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर। अब जरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 100 into 25 into 10 raised to power minus 4. So 25. So this comes out to be 25 into 10 raised to power minus 2, 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो D10 सेंटीमीटर में जाएगा यहाँ पे। D10 should be in सेंटीमीटर। एम्पेरिकल रिलेशन है, यूनिट का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या बात कर रहा था? ड्यूपिट थ्योरी की बात कर रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट ड्यूपिट थ्योरी। तो ड्यूपिट थ्योरी तो बता दी। दूसरी थ्योरी जो अवेलेबल है
अनकन्फाइंड एक्यूफर में वेल की डिस्चार्ज निकालने के लिए वो है थीम्स थ्योरी। थीम्स थ्योरी एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू ड्यूपिट थ्योरी। रीजन बीइंग थीम्स थ्योरी में हम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हटा देते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज एलिमिनेटेड, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यू हमें नोन नहीं है, ये अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसको अज्यूम किया जाता है के की वैल्यू इनएक्यूरेट निकल के आती है ड्यूपिट थ्योरी में। पर थीम्स थ्योरी में इसके इफेक्ट को हटाया दो ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर करके। अगेन डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, यूज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू पाई के h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2.303 log 2 r2 बाय r1। रीअरेंज करोगे परमिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो थीम्स थ्योरी कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होती है किससे? ड्यूपिट थ्योरी से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कन्फाइंड एक्यूफर। सो नेक्स्ट इज कन्फाइंड एक्यूफर। अभी कन्फाइंड एक्यूफर में पानी के अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर भी होता है, तो डिस्चार्ज ज्यादा निकल के आता है, डिस्चार्ज कम्स आउट टू बी मोर। यहां पर भी हम ड्यूपिट थ्योरी थीम्स थ्योरी दोनों लगा सकते हैं। हेयर ऑल्सो ड्यूपिट थ्योरी थीम्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली। अगेन थीम्स थ्योरी का रिजल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर निकल के आता है ड्यूपिट थ्योरी से, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का अफेक्ट नहीं होता। हेयर देयर इज नो अफेक्ट ऑफ द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मैं अभी एक्सप्रेशन देखूं log r2 बाय r1 h2 बाय r1, अच्छा हुआ ये दिख गया मुझे। ये देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम डाल रखे हैं, वाह। 2 पाई डी h2 बाय h1 2.303 h माइनस h नॉट, दिस इज r बाय rw, ये r बाय rw है, इट इज नॉट r2 बाय r1। क्यों? वो थीम्स क्या है, उसकी थ्योरी रिकॉर्डेड थी और ड्यूपिट्स की थ्योरी लाइव थी, इसलिए थीम्स थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट होती है। थीम्स की थ्योरी रिकॉर्डेड थी और ड्यूपिट्स की थ्योरी लाइव थी। ये r बाय rw है, इट इज नॉट r2 बाय r1। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है ये भी एक तरीका है परमिबिलिटी को निकालने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड अवेलेबल टू फाइंड द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फर्स्ट हो गया लैब टेस्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टेस्ट, तीसरा हो गया हमारा फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में पहला टेस्ट है हमारा पंपिंग आउट टेस्ट, और दूसरा है हमारा पंपिंग इन टेस्ट। इसको हम यूज करते हैं जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज लेस। व्हाट वी डू इन पंपिंग इन टेस्ट, अभी आप वेल में से पानी को बाहर निकाल रहे थे, वी वर पंपिंग द वाटर आउट फ्रॉम द वेल। पंपिंग इन टेस्ट में हम पानी को पंप आउट करते हैं, यानी हम एनर्जी देते हैं पानी को ताकि वो सॉइल के रेजिस्टेंस को ओवरकम करता हुआ जाए और सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। यहाँ पर फिर से दो टेस्ट अवेलेबल है, ओपन एंड टेस्ट है और एक पैकर्स टेस्ट है। Here also two tests are available, one is open end test, the other is Packer's test. अब फर्क क्या होता है ओपन एंड टेस्ट और पैकर्स टेस्ट के अंदर, कैसी पाइप आप यूज करते हो, विच टाइप ऑफ पाइप इज बीइंग यूज्ड, द ओनली डिफरेंस इज दिस, सिर्फ यही एक फर्क है। ओपन एंड टेस्ट नाम में लिखा हुआ है, ओपन एंड टेस्ट में जो पाइप होती है उसका बॉटम ओपन होता है, ये आगे बना रखी होगी, ये रही बॉटम इज ओपन। बट पैकर्स टेस्ट में जो पाइप होती है नीचे से पैक्ड होती है और परफोरेटेड होती है सरफेस एरिया पे, और पानी सरफेस एरिया से बाहर जा रहा होता है, द वाटर इज मूविंग आउट अलोंग फ्रॉम द सरफेस एरिया, ये रहा पानी जा रहा है सरफेस एरिया से बाहर, बॉटम से प्लग्ड है ये। तो फर्क बस दोनों में यही निकल के आता है और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं पानी को पंप इन कराने के लिए सॉइल के अंदर। फर्क ये है कि ओपन एंड टेस्ट में ओपन एंड पाइप यूज करते हैं, पैकर्स टेस्ट में हम पैक्ड पाइप यूज करते हैं, पानी सरफेस एरिया से बाहर निकलता है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है एम्पेरिकल, जो आप यूज करके परमिबिलिटी को निकाल सकते हो। फिर से ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में सवाल आए हुए हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस ओपन एंड टेस्ट एंड पैकर्स टेस्ट इन सिविल सर्विसेज, इसलिए एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन ओपन एंड टेस्ट परमिबिलिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 5.5 RH, और पैकर्स टेस्ट में परमिबिलिटी के दो एक्सप्रेशन है, डिपेंड कर जाता है आपने परफोरेशन कितनी लेंथ पे दे रखी है।
अगर परफोरेशन की लेंथ 10 आर से ज्यादा है तो पहला एक्सप्रेशन, 10 आर से कम है तो दूसरा एक्सप्रेशन। दिस कंप्लीट्स योर एंटायर टेस्टिंग। कहने का मतलब है परमिटिविटी निकालने के सारे तरीके हुए खत्म। क्यू क्या है? पानी की रेट, जिस रेट से पानी को पंप इन किया, द रेट एट विच वाटर इज पम्प्ड इन। हम पानी को पंप कर रहे हैं ना क्यू रेट से। लेट अस सपोज 10 लीटर पर सेकंड इज द रेट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आईईएस 2018। देखो भैया आईईएस 2018 में क्या पूछ रहा है वो। ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू एन एक्यूफर with a cross section area of 1 into 10 is per 4 meter square and the length of 1500 मीटर। हाइड्रोलिक हेड आर 300 मीटर एंड 250 मीटर। ठीक है। At the groundwater entry and exit point in the aquifer respectively, groundwater discharge into the stream at the rate of 750 मीटर क्यूब पर डे। The hydraulic conductivity of the soil, permeability निकालनी है, आपको दे रखा है डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू के इंटू आई, एरिया इंटू के बाय एल। देखें अब, तो डिस्चार्ज की वैल्यू है 750 मीटर क्यूब पर डे। एरिया कितना है? 10⁴ मीटर स्क्वायर। परमिबिलिटी आपको निकालनी है। हाइड्रोलिक हेड लॉस कितना हुआ? 300 माइनस 250, 50 मीटर का हेड लॉस हुआ। और कितनी दूरी पे हुआ? 1500 मीटर की दूरी पे हुआ। के निकाल लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.26। 2.26। सो आंसर इज बी। सबका आ गया। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। A tube well of 30 centimeter diameter penetrates fully into an artesian aquifer. The strainer length is 15 meter. The yield from the well under a drawdown of 3 meter through the aquifer consisting of sand and effective size of 0.2 meter. The yield from the well under the drawdown of 3 meter through the aquifer consisting the sand and effective size of 0.2 meter. The coefficient of permeability of 50 meter per day with radius of drawdown of 100 meter will be। भाई पूछा गया है इसने, डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो सवाल बोल रहा है डिस्चार्ज की वैल्यू बता दो। आर बाय आर डब्ल्यू। बफर ठीक हो जाएगा भाई, परेशान क्यों हो जाते हो? इतनी बात पे परेशान क्यों हो जाते हो? बफरिंग है तो मेरे को भी दिख जाती है, ठीक हो जाएगी बफरिंग। सो दिस इज द डिस्चार्ज। ये H माइनस एच नॉट कितनी है? ड्रॉ डाउन है। ये ड्रॉ डाउन आपको दे रखी है। दिस ड्रॉ डाउन इज गिवन टू यू। नाउ इट्स ओके, ठीक हो जाएगा वो, कोई इशू नहीं है। चलो देखो क्या पूछा हुआ है।
डिस्चार्ज पूछा हुआ है, तो 2 इंटू 3.14, परमिबिलिटी है 50 मीटर, 86400, ड्रॉ डाउन है 100 मीटर, 2.303 log 10 R बाय आर डब्ल्यू। आर की वैल्यू नहीं दे रखी, आर डब्ल्यू दे रखा है रेडियस ऑफ एल 15 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। देखो भैया रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं दे रखा है इसके अंदर, कैसे निकालूं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस? Radius of influence is not given in this problem. How it can be computed? सवाल में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की वैल्यू नहीं है, कैसे निकालें? शिटार्ड इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होती है शिटार्ड इक्वेशन? तो किसने बताया? पार्थ पटेल ने, बिल्कुल सही बात है। आ गया ये भी लाइव। पार्थ बिल्कुल सही बताया आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज शिटार्ड इक्वेशन? थ्री थाउजेंड आर स्क्वायर रूट ऑफ एस। चलो बिल्कुल सही बात है। सो 3000 आर स्क्वायर रूट ऑफ एस इज अवर शिटार्ड इक्वेशन, और आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर। तो ये आर एम्पेरिकल रिलेशन से निकाली जाएगी, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है। सिंस इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो हम एम्पेरिकली निकालेंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000 एस स्क्वायर रूट ऑफ एस। ठीक है, एस स्क्वायर रूट ऑफ के होती है बेटा, आर अंडर रूट एस। बहुत बढ़िया। ये दूसरा के अंडर रूट एस, एक दूसरा आया 3000 डी अंडर रूट एस। बहुत बहुत अच्छी चीज ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी चीज ध्यान रखते हो। 3000 एस स्क्वायर रूट ऑफ के, एस की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर, और के है हमारा 50 मीटर पर डे। निकालो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। ये परमिबिलिटी होनी चाहिए पर सेकंड के अंदर, दिस परमिबिलिटी शुड बी इन पर सेकंड। तो 86400, आर की वैल्यू मीटर में निकल के आएगी, निकाल के देना कितनी आ रही है। के स्क्वायर रूट ऑफ एस, यहां से निकालो आर की वैल्यू, ऊपर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकल के आ जाएगा। आ रहा है किसी का रिजल्ट? एनीबडी गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम हियर? हे भगवान। 7216.87, 22.5, आर की वैल्यू है 22.5, 24.5। आर की वैल्यू बता रहे हो, डिस्चार्ज ही बता रहे हो 240 लीटर। भाई डिस्चार्ज तो पूछा नहीं, मैं तो आर की वैल्यू पूछी है। आई एम सिंपली आस्किंग आर। बिना आर निकाले डिस्चार्ज कैसे निकाल लिया? सेवन टू 16.87, ठीक है लिख देता हूँ, 7216.87। अब निकाल लो डिस्चार्ज कितना आ रहा है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज। ये मीटर पर सेकंड में आएगी वैल्यू डिस्चार्ज, तो मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब को बदल दिया लीटर के अंदर, तो मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू लीटर। तो रिजल्ट मीटर क्यूब में था, कन्वर्ट कर दिया रिजल्ट के अंदर लीटर में।
जल्दी करो फटाफट यार, खत्म करना है टॉपिक को। आज ये सोचा था परमिटिविटी तो कम से कम खत्म हो जाएगी। सेवन टू फाइव फाइव, बेटा जो भी आपका आंसर आ रहा है वो लिख लो। डिस्चार्ज आई किसी की निकल के? हे भगवान, कैलकुलेट भी नहीं करते यार ये तो। अगली बार से कैलकुलेटर लेके बैठूंगा मैं। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग द कैलकुलेटर, आई विल सॉल्व। कम से कम 5-10 मिनट तो बचेंगे, सॉल्व कर लेना इसको। किसी एक का भी आ रहा हो रिजल्ट, ये देखो ऊपर डिस्चार्ज निकाल के बैठा था, कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट, कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट, ऊपर डिस्चार्ज निकाल के बैठा था। अब मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू कितनी आ रही है, अब गायब हो गया। 240 लीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया। तो जो आपने बताया है वो मैंने मार्क कर दिया है, बस आई हैव सिंपली मार्क्ड इट आउट, मैंने कैलकुलेट नहीं किया ऐसे। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द परमिबिलिटी। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो परमिबिलिटी को अफेक्ट करती है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ तो आपने पीछे देख लिए। साइज ऑफ द पार्टिकल था पीछे एलन हेजन के अंदर, तो साइज ऑफ द पार्टिकल, जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ही बड़ा वॉइड का साइज होगा। जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ही बड़ा वॉइड का साइज होगा। परमिबिलिटी क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। The permeability will come out to be comparatively more. Clear? Specific surface area, inverse relationship, क्योंकि पार्टिकल साइज और स्पेसिफिक सरफेस एरिया में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इन पार्टिकल साइज एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया वी हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब क्या हुआ? परमिबिलिटी और स्पेसिफिक सरफेस एरिया में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है पूरी कहानी? चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतनी ही कम एयर कंटेंट होगी। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतनी ही कम एयर कंटेंट होगी। जितना कम एयर कंटेंट होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा टू द फ्लो ऑफ वाटर, उतनी ज्यादा परमिबिलिटी होगी। सो हायर इज द परमिबिलिटी, हायर इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका समझने का, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स ज्यादा है, तो परमिबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर, परमिबिलिटी ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो एक ये भी तरीका है इसको समझने का। सेकंड, अफेक्ट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है? फाइन ग्रेन सॉइल की बात करोगे, अभी 2 दिन पहले बताया था, फ्लोकुलेटेड की परमिबिलिटी ज्यादा, डिस्पर्स की परमिबिलिटी कम फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर। कोर्स ग्रेन सॉइल में लूज सॉइल हुई, परमिबिलिटी ज्यादा, डेंस सॉइल हुई, परमिबिलिटी कम। तो सॉइल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है परमिबिलिटी को। नेक्स्ट, ये मैं आपको कॉम्पैक्शन में बताऊंगा। दिस आई विल डिस्कस इन कॉम्पैक्शन। अभी बताऊंगा, समझ में नहीं आएगी ये, अभी कल परसों ही स्टार्ट हो जाएगा कॉम्पैक्शन, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 क्लासेस में कॉम्पैक्शन भी आ जाएगी। 7 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिए हमने। चलो ये मैं कॉम्पैक्शन में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप, अभी डिस्कस किया। कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी ज़्यादा, फाइन ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी कम। सो अफेक्ट ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल ओवर द परमिबिलिटी इज डायरेक्ट। तो साइज ऑफ द पार्टिकल बढ़ी तो परमिबिलिटी ज़्यादा निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट, एक और जानकारी दे रहा हूं आपको एग्जाम के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कैटायन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मोंटमोरिनोलाइट क्ले, यानी फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। फाइन ग्रेन सॉइल में भी क्ले की बात कर रहे हैं। क्ले भी कौन सी? मोंटमोरिनोलाइट। और हमें पता है मोंटमोरिनोलाइट में आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन होते हैं।
तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैटायन हमारा क्ले के पार्टिकल के ऊपर है, उसकी रिस्पेक्ट में भी परमिबिलिटी मेंशन की हुई है। ये आपको आगे भी यूज आएगा और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आता है निकल के, यू विल फाइंड द ऑब्जेक्टिव आल्सो। तो अगर कैल्शियम है, परमिबिलिटी विल कम आउट टू बी मैक्सिमम, अगर पोटेशियम सोडियम है, परमिबिलिटी विल कम आउट टू बी लीस्ट। तो अगर आपको क्ले की परमिबिलिटी घटानी है, आप क्या करो, उसमें सोडियम पोटेशियम ऐड कर दो। कैसे? सॉल्ट वाटर ऐड कर दो, ऐड दी सॉल्ट वाटर। तो आगे डिस्कस करेंगे, दैट विल डिस्कस। क्लियर है? उसी तरीके से केवलाइन सॉइल है, कैल्शियम हाइड्रोजन की वजह से परमिबिलिटी मैक्सिमम, सोडियम पोटेशियम की वजह से परमिबिलिटी मिनिमम, इट कम्स आउट टू बी लेस। तो इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। कहां पर? सीपेज के अंदर, डैम्स के अंदर। तो डैम में जब इम्परमिएबल लेयर बनाई जाती है क्ले से, उसकी परमिबिलिटी को घटाने के लिए हम पास करते हैं उसमें से सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट में वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट होती है, परमिबिलिटी कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा होगी, डेंसनेस ज्यादा होगी, वॉइड छोटे हो जाएंगे, परमिबिलिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी, इट विल कम आउट टू बी लेस। क्लियर है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को आप वॉइड रेशियो से भी रिलेट कर सकते हो, इट कैन बी लिंक्ड विद द वॉइड रेशियो आल्सो। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा, सो लिंक्ड विद द वॉइड रेशियो। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा, वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कम, वॉइड रेशियो ज्यादा हो जाएगी। और वॉइड रेशियो की रिलेशनशिप पीछे बता रखी है। तो ये भी एक पैरामीटर है जो किसको अफेक्ट करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर विच अफेक्ट्स whom, which affects the permeability of the soil. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। बताइए थी पीछे गामा डब्ल्यू और म्यू, लिखा भी हुआ होगा यहाँ पे, गामा डब्ल्यू एन म्यू, ये रहा गामा डब्ल्यू एन म्यू। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, इसको कई बार परमिएंट बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज परमिएंट। सो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी परमिबिलिटी को गवर्न करती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, जरा चेक करना। हमने पीछे रिलेशनशिप लिखी थी, k इज इक्वल टू डी स्क्वायर ई क्यूब 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। अब गामा और म्यू तो है हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी, डी और ई है हमारे सॉइल की प्रॉपर्टी। यानी परमिबिलिटी किसका फंक्शन होती है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी का और मीडियम की प्रॉपर्टी का। सो परमिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ बोथ फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड मीडियम प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी का फंक्शन है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो अलग तरह की सॉइल में दो अलग तरह के फ्लूइड पास किए, आप परमिबिलिटी को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए बेस सेम होता है और कंपैरिजन बेस मस्ट बी सेम। इसलिए फिर हमने एक अलग पैरामीटर बनाया, कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी। और कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन, ये सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कैसे किया? मल्टीप्लाई कर दो k म्यू बाय गामा डब्ल्यू, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी आ गया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी। इसका मतलब अब आप बता सकते हो कि दो अलग सॉइल की परमिबिलिटी ज्यादा या कम है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लूइड को कांस्टेंट बना दिया, यू हैव केप्ट द फ्लूइड टू बी कांस्टेंट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई परमानेंट फ्लूइड की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द परमानेंट फ्लूइड। इंट्रैप्ड गैसेस पीछे बताया था, मोर द इंट्रैप्ड गैसेस लेसर इज द परमिबिलिटी। फॉरेन इंप्यूरिटी जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल, मोर द ऑर्गेनिक मैटर लेसर इज द परमिबिलिटी। एड्सॉर्ब्ड वाटर, एड्सॉर्ब्ड वाटर डज नॉट फ्लोज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हाइड्रोडायनामिक्स के लॉ फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? तो पार्टिकल के ऊपर चिपक के रखता है, इसका मतलब वॉइड कम कर देगा, जगह कम कर देगा ये। इसका मतलब फ्री वाटर के पास होने की जगह कम हो जाएगी, परमिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप एड्सॉर्ब्ड वाटर की प्रेजेंस में वॉइड रेशियो को 0.1 से कम भी कर सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ द adsorbed water, the void ratio can be reduced by 0.1. So more is the presence of adsorbed water, lesser is the area available for water to flow. Hence lesser is the permeability. अब कितने 11 फैक्टर बता दिए। There are so many factors which affects the permeability of the soil, जो आपको अलग-अलग तरीके से पूछेगा, which will be asked in different ways. Last point in permeability. अच्छा सवाल भी तो है, लास्ट पॉइंट तो बाद में आएगा। ये तो हो चुका है ना, ये तो बता दिया था आपको, पहला और ये तीसरा, दूसरा गलत है, सेम प्रॉब्लम है। करो, इसके बाद खत्म।
आखिरी टॉपिक है ये, इसके बाद हमारी कहानी खत्म। The viscosity and unit weight of the percolating fluid are reduced by 5% and 95% respectively due to the rise in temperature. If other things remains constant, the coefficient of the permeability निकाल सकते हो। So K is equal to gamma W upon mu, फिर K dash, फिर क्या बोला, viscosity is reduced by 5%, 5% से कम हो गई तो 0.95 U हो गई, और यूनिट वेट इज रिड्यूस टू 0.95, 95% से कम हो गई तो ये कितना बचा 0.5 गामा डब्ल्यू। तो बोल रहा है के डैश को के टर्म में लिखो, सो के डैश इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.95 गामा डब्ल्यू बाय म्यू, तो यही है। जरा ये फैक्टर निकाल लो कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस फैक्टर कमिंग आउट। नहीं, रिड्यूस टू 5% है ना म्यू, ये 5% है और ये रिड्यूस टू 95% है, सो 0.95 0.05, जरा कैलकुलेट करना कितना आ रही है। तो 0.05 0.95, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू है, कैलकुलेट कीजिए कितनी आ रही है वैल्यू। 0.95 डिवाइड बाय 0.05, तो इट विल बी 95.95 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, सो 95/5, यही आ रही वैल्यू। एक बार क्रॉस चेक कर लेना यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ये वैल्यू कितनी आ रही है 19, सो 19, सो के डैश इज 19 टाइम्स ऑफ के। तो आपको निकालना क्या है, परमेबिलिटी में क्या चेंज आया, बढ़ गई है, सो परसेंटेज चेंज, दिस विल बी के डैश माइनस के बाय के इंटू 100, ये निकल के आएगी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। तो चेंज निकाल के बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज द चेंज विच इज कमिंग आउट। व्हाट द चेंज विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, चेंज क्या ऑब्जर्व हुआ। फिर से गायब हुआ, हे भगवान। अरे चेंज निकाल दो ना, ये 19 टाइम्स ऑफ के माइनस के, मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो पेपर में क्या करोगे भैया। 18% है, नन ऑफ दिस, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, वेट कर रहे होते हैं कि मैं आंसर लिखूंगा वो आंसर मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द परमेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। अब स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब लेयर्स के अंदर, सॉइल लेयर के अंदर है, डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की, डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की। वाटर में फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, वाटर में फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। तो अगर अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, पानी फ्लो कर सकता है पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन और पानी फ्लो कर सकता है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। इन दोनों के अंदर मुझे इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकालनी है। पहला केस लिया पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, जरा चेक करना, अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, सबकी परमिबिलिटी डिफरेंट है, हर लेयर में से अलग डिस्चार्ज पास करेगी, हर लेयर की वेलोसिटी अलग होगी, हर लेयर की थिकनेस अलग है, Z1 Z2 Z3 Z4 Zn, पर हर लेयर के अक्रॉस हेड लॉस सेम रहेगा। तो जब फ्लो इज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन, हेड लॉस सेम्स आउट टू बी सेम। हेड लॉस में तो कोई चेंज नहीं निकल के आएगी हर लेयर के अक्रॉस। तो कंसेप्ट क्या लगाएंगे हम, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टिल Q1। इस कंसेप्ट को लगाओ, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकल के आती है KI इंटू ZI अपॉन समेशन ZI, समेशन ZI मतलब ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सॉइल।
तो दिस इज द कंसेप्ट टू बी यूज्ड। और हेड लॉस क्या मिलेगा? सेम, हेड लॉस 1, हेड लॉस 2 अप टिल हेड लॉस n। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको, इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट दी प्रॉब्लम ऑन दिस। अलग अलग तरह के सवाल आते हैं गेटवेज के अंदर, पर अगर यहीं पे अगर फ्लो होने लग जाए परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, अब इस केस में आपको डिस्चार्ज सेम मिलेगी। सो Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3 अप टिल Qn। क्योंकि एरिया ऑफ फ्लो सेम है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी सेम मिलेगी आपको, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी सेम, पर इस बार हेड लॉस डिफरेंट होगा। तो टोटल हेड लॉस कैसे निकालेंगे? हेड लॉस 1, हेड लॉस 2, हेड लॉस 3 अप टिल हेड लॉस n। तो ये हमारा टोटल हेड लॉस निकल के आ जाएगा, दिस विल बी अवर टोटल हेड लॉस। तो ये हमारी टोटल हेड लॉस निकल के आएगी। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं, के इक्विवेलेंट निकल के आती है, के इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी समेशन के आई डिवाइड बाय समेशन, हाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, यू कैन पुट दी वैल्यू एंड कैलकुलेट। तो परपेंडिकुलर में वैल्यू आती है समेशन जेड आई अपॉन समेशन जेड आई बाय के आई। के आई नहीं है, सही बात बोल रहे हो, कंटेंट वाला कुछ भी लिख के दे रहा है, सही है ये। तो समेशन जेड आई अपॉन समेशन जेड आई बाय के आई, दिस कंप्लीट्स योर इंटायर परमेबिलिटी। एक बेसिक जानकारी और है, जो हमारा के एवरेज होता है पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, ये ज्यादा निकल के आता है के एवरेज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन की एवरेज परमिबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन की एवरेज परमिबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा निकल के आती है, और होनी भी चाहिए, विच इट शुड बी। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सॉइल पार्टिकल क्या कर जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। तो उसका रीजन भी नोन है हमें, रीजन इज ऑल्सो नोन। चलो दो सवाल है, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं, खत्म कहानी। A soil depth has three layers having same thickness but different permeabilities of the layer in the ratio 1:4 from top to bottom. What is the ratio of the average permeability in the horizontal direction to that of the vertical direction? एवरेज परमिबिलिटी निकालनी है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर निकाल सकते हो। अभी पीछे रिलेशनशिप बताइए। तो के एवरेज पैरेलल डायरेक्शन में, सो के एवरेज पैरेलल डायरेक्शन की कितनी होती है? समेशन के आई जेड आई अपॉन समेशन जेड आई, जैसे दी एवरेज वैल्यू। अब थिकनेस सबकी सेम है, तो 1 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 4 इंटू जेड डिवाइड बाय वॉट? जेड प्लस जेड, यही वैल्यू है। जेड कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 यानी 7/3। ये क्या निकल के आ गई? कि एवरेज पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन, के एवरेज परपेंडिकुलर टू दी बेडिंग प्लेन, दिस इज समेशन जेड आई डिवाइड बाय समेशन जेड आई बाय के आई। समेशन जेड आई z प्लस z, देन z बाय 1 प्लस z बाय 2 प्लस z बाय 4, ये तो आ गया 3, एलसीएम हो गया हमारा 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 4, तो ये आ गया 12/7। सो 12/7। तो के एवरेज पैरेलल और के एवरेज परपेंडिकुलर का रेशो 7/3 12/7, कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 49/36। आंसर इज डी। सो आंसर कम्स आउट टू बी डी। लास्ट प्रॉब्लम एंड योर परमिबिलिटी इज फिनिश्ड। 7 चैप्टर आपके पूरे हो गए सॉइल के, 7 चैप्टर्स ऑफ द सॉइल आर कंप्लीटेड, मतलब आधी सॉइल मैकेनिक्स हो गई आपकी, 50% ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स इज कंप्लीटेड। सही है, आधी सॉइल मैकेनिक्स कितने टाइम में हो गई है? 7 मिनट 14 12-13 घंटे में खत्म हो गई आधी सॉइल मैकेनिक्स आपकी। सही है, बढ़िया स्पीड है, सवाल भी पूरे बीच में।
नेक्स्ट क्या है, a stratum of the soil consists of 3 layers of equal thickness, permeability of both top and bottom layer is same, and that of the middle layer is 10 raised to minus 3 per second. The value of the horizontal coefficient of the permeability of the entire section, K average parallel. So K average parallel 10 raised per minus 4 into 2 plus 10 raised per minus 3 divided by 3. निकाल लो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो इसको कितनी आ रही है. तो ये हो गया 12 इंटू 10 रेज पर माइनस 4/3, 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 4. आंसर कम्स आउट टू बी सी. So this completes your probability. कल स्टार्ट करते हैं सीपेज. टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द सीपेज.